एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम ऑल जियोग्राफी जियोग्राफी के सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एचपीआरसी है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा डिफरेंट हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक रिवीजन हो सके और आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एचपीआरसी आपके जो है वो एग्जाम में पूछ रहा है जियोग्राफी सेक्शन से। तो स्टार्ट करते आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स एंड व्हाई? कि किस प्रकार के शैल में जीवाश्म पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ए ऑप्शन है आपका मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू मेल्टिंग। बी ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सी ऑप्शन है आपका मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू प्रेशर। एंड डी ऑप्शन है इग्नियस रॉक बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा। तो बताइए, कौन सी रॉक में जो है वो फॉसिल्स पाने की संभावना सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सेडिमेंट्री रॉक। कि सेडिमेंट्री रॉक में जो है वो सबसे ज्यादा आपके फॉसिल्स पाए जाने की संभावना हमें देखने को मिलती है। आपसे रॉक से क्वेश्चन बना है तो आपको डिटेल से रॉक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण ना आपके सेडिमेंट्स जैसे कि आपका रेत, मिट्टी, गाद, इनकी परतों से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बनती है। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक को लेयर्ड रॉक भी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक जो है वो फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल आपके सैंडस्टोन्स हो गए, आपके लाइमस्टोन हो गए, शेल हो गया, आपका जिप्सम हो गया। तो ये सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक के आपके एग्जांपल हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो है ना वो इग्नियस रॉक भी लिखा है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इग्नियस रॉक क्या होता है। इग्नियस रॉक आपका कैसे बनता है? इग्नियस रॉक जो है वो इग्नियस रॉक का निर्माण आपका लावा या फिर मैग्मा के ठंडे होने से इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक के आपके एग्जांपल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सारे हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। एक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक भी होती है। मेटामॉर्फिक रॉक आपकी टेम्परेचर और प्रेशर से जो है वो आपके जो है वो बनती है। आपका सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक को जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर से जो है वो ये बनती है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपको ये क्लियर आइडिया होना चाहिए रॉक से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सेडिमेंट्री रॉक में जो है वो हमें फॉसिल्स की जो है वो देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिप्रेजेंट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? कि कौन में इनमें निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक स्वरूप भारत को श्रीलंका से पृथक जो है वो करता है? कौन सा फिजिकल फीचर सेपरेट, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फिजिकल फीचर जो है वो सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से? ए ऑप्शन है आपका 10 डिग्री चैनल। नहीं भैया, 10 डिग्री चैनल हम कहाँ पर पढ़ते हैं? 10 डिग्री चैनल हमारा अंडमान और निकोबार के बीच में देखने को मिलता है। आपका अंडमान और निकोबार के बीच हमारा 10 डिग्री चैनल है। तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। पाक स्टेट, बिल्कुल पाक स्टेट जो है वो आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर है। यहाँ पर सर क्रीक लिखा है। सर क्रीक हमें गुजरात पाकिस्तान की बाउंड्री पर ये जो है वो देखने को मिलता है। सीमा विवाद भी रहता है पाकिस्तान के, हमारा पाकिस्तान के साथ सर क्रीक विवाद आपने सुना होगा, है ना? तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं था। और डंकन मार्क, डंकन आपने पैसेज सुना होगा, ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच आपका डंकन पैसेज है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो बी ऑप्शन पाक स्टेट इस क्वेश्चन राइट आंसर है, जो कि आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमें देखने को मिलता है। आपका यहाँ पर पाक स्टेट है। यहाँ पर एडम ब्रिज आपको देखने को मिलता है, जिसे राम सेतु, ये भी आपका जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 डिग्री चैनल की हमने बात की, वैसे ही आपके 8 डिग्री चैनल भी है और 8 डिग्री चैनल है, एक आपका 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल आपका किस किस के बीच में है? ये आपका मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में हमें 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, ध्यान रखना ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 9 डिग्री चैनल आपका जो है वो मिनिकॉय और आपका लक्षद्वीप के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है वो आपको स्टेट चैनल पता होने चाहिए कि कौन सा चैनल, कौन सा स्टेट किसको जोड़ता है। ओके जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, among of the following union territory which has the highest percentage of forest cover in relation to its total geographic जो है वो एरिया, कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ये ध्यान रखना कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ पर बात हो रही है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहे हैं। देखिए ये दो अलग अलग बातें, अगर आपसे फॉरेस्ट कवर पूछते हैं तो वो आपका अलग बात होती है, और अगर आपसे फॉरेस्ट कवर परसेंटेज पूछते हैं ना तो वो आपका अलग बात होती है, आप ये जानते होंगे है ना। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर बनेगा? लक्षद्वीप। बी ऑप्शन है ओडिशा, ओडिशा तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात कर रहे हैं, तो ओडिशा यूटी नहीं है। छत्तीसगढ़ को भी आप निगलेक्ट कर सकते थे, तो आपके पास दो ऑप्शन बच गए हैं, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप में से जो है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में फॉरेस्ट कवर जो है वो परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना लक्षद्वीप है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप में जो है वो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया परसेंटेज जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ये अंडमान नहीं है, ये यहाँ से टिक कर लेना, अंडमान में जो है वो नहीं है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। यहाँ से मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता लेता हूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये सभी चीज़ें। मैं आपके पास जो है वो आंकड़े थोड़े से मैं बता दूँ। अगर आपसे बात की जाए यूटी यूनियन टेरिटरी की, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए, अगर आपसे पूछा कि फॉरेस्ट कवर एरिया परसेंटेज की बात अगर आपसे पूछी, तब सबसे ज़्यादा कौन से यूटी में हमें देखने को ये मिलते हैं? लक्षद्वीप में देखने को जो है वो मिलते हैं। अगर आपसे फॉरेस्ट कवर एरिया की लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो हमें कहाँ पर है, फॉरेस्ट कवर एरिया की बात अगर हुई, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, अगर फॉरेस्ट कवर एरिया की बात हो रही है ना, तब आप कौन सा जो है वो यूनियन टेरिटरी आप टिक करोगे, तो उस केस में आपका जो है वो अंडमान जो है वो राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर स्टेट अगर आपसे पूछा जाता, स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो आपका मिजोरम में देखने को मिलती है। और अगर आपसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन स्टेट की बात की जाए, तो वो तब आपका जो है वो मध्य प्रदेश में हमें वो देखने को मिलता है। तो ये 4 पॉइंट है, तो इन्हें आप जो है वो अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके जी। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRCA के अपकमिंग एग्जाम की, जैसे कि आप जो है वो HP पटवारी JOIT या फिर आप पंचायत सेक्रेटरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर होमगार्ड भर्ती की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और जो है वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं HPRCA के लेटेस्ट जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको सभी कंटेंट जो होगा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हमारी ऐप भी जो है वो मिल जाएगी, HP एग्जाम अफेयर ऐप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे जो है वो कोर्सेज चले हैं, वहाँ से भी आप जो है वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रैक्टिस help in preventing the formation of gullies and ravines in an agricultural landscape, कि कृषि दृश्य भूमि में अवनालिकाओं और खड्डों के निर्माण को रोकने में कौन सी पद्धति सहायक होती है। कि जो आपकी जो है वो कृषि दृश्य भूमि में, यानी कि आपका एग्रीकल्चर में ना, आपकी जो है वो कौन आपको प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ गलीज एंड रेविन्स। तो थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो है वो ये गलीज और रेविन्स जो ये हमें देखने को मिलते हैं ना ज़्यादातर, तो ये हमें जो है वो कौन इससे प्रिवेंट जो है वो करता है। खड्डे आपने देखे होंगे, नालियाँ बन जाती है आपकी, है ना, तो ये कौन आपसे जो है वो आपका प्रिवेंट करता है आपका इससे। ए ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम ऑन स्मॉल स्ट्रीम। बिल्कुल चेक डैम बनाए जाते हैं, आपने जो है वो पढ़ा भी होगा कि चेक डैम से जो है वो ये इसमें जो है वो जो है वो आपकी जो है वो भूमि जो आपका अपर्दन होता है ना, उससे जो है वो रोका जा सकता है, आपके चेक डैम बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर से तो ऐसा नहीं होता है, मोनोकल्चर होता है कि एक ही एरिया पे जो है वो एक एरिया में एक प्रकार की कृषि उगाना ही जो है वो, ये तो इसका कोई जो है वो इससे तो कुछ भी नहीं होता है ना। इससे जो है वो आपकी फॉर्मेशन ऑफ गलीज एंड रेविन्स जो है वो कैसे जो है वो प्रोटेक्ट हो सकती है ना। सी ऑप्शन है इंटेंसिव प्लोइंग, गहन जुताई। गहन जुताई से भी जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है। डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंट बर्निंग ऑफ क्रॉप एंड रेजिड्यू, इससे भी कैसे ही हम गली या फिर आपके अवनालिकाओं को जो है वो को बनने से जो हम रोक सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना आपके चेक डैम बनाकर ही हम जो है वो गलीज, जो ये रेविन्स है आपकी गलीज है, उनकी फॉर्मेशन को जो है वो रोक सकते हैं। आपके रेविन्स जो है ना, ये हमें जो है वो आपके चंबल वैली में भी जो है वो हमें ये फेमस जो है वो ये रेविन्स जो है वो हमें ये देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से इजी क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चेक डैम आपने जो है वो पढ़ा है। ओके, इस टाइप से आपको निग्लेक्ट करके आंसर जो है वो टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द अनसर्टिनिटी ऑफ मॉनसून इन इंडिया, कि कौन सा जो है वो इनमें से भारत में मॉनसून की अनिश्चितता का सबसे सटीक वर्णन करता है, कि मौसम कैसा होता है, कि मॉनसून जो है भारत में कैसा होता है, अनसर्टेन जो है वो होता है। कौन इसमें जो है वो बेस्ट आपका सटीक वर्णन कर रहा है? ए ऑप्शन है आपका, इट मेक्स ऑल रीजन्स इक्वली हॉट, कि जो है वो मानसून, भारत में जो मानसून होता है ना, इससे जो है वो सभी रीजन इक्वली हॉट होते हैं। नहीं भैया, कभी जो है वो कहीं गर्मी होती है, कहीं जो है वो ठंड होती है, ऐसा तो भैया नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो हम जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन, इट अफेक्ट एग्रीकल्चर, फेस्टिवल एंड लाइवलीहुड इन डिफरेंट रीजन, बिल्कुल ये ऐसा तो भैया होता है मानसून से। एग्रीकल्चर पर को जो है वो ये अफेक्ट करता है मानसून। फेस्टिवल अलग अलग जो है वो मनाते हैं आपके भारत में मानसून जब होती हैं। लाइवलीहुड को भी जो है वो ये आजीविका को भी ये जो है वो प्रभावित करता है। तो ये तो हमें सही लग रही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं, कोई बेस्ट हमें इससे भी ज़्यादा बेस्ट मिले। सी ऑप्शन है आपका, इट कंट्रोल वाटर सप्लाई एंड क्रॉप पैटर्न अक्रॉस द कंट्री, ये जो है वो पूरे देश में जल आपूर्ति और फसल पैटर्न को नियंत्रित करता है। पूरे देश में तो देखिए नहीं करता है ना। तो ये भी हम थोड़ा ये बेस्ट हो सकता है, करता तो होगा। जब मानसून जब आता है, बारिशें होती है, तो आपका ये अफेक्ट करता है, कंट्रोल ये करता है वाटर सप्लाई को, पर लेकिन ये हमें जो है वो एग्रीकल्चर, फेस्टिवल, लाइवलीहुड को ये प्रभावित करता है। ये हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टेटमेंट लगती है। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट डिटरमाइन रेनफॉल एंड क्लाइमेट पैटर्न दैट शेप जो है वो रीजन, जो है वो रीजन को जो है वो शेप करता है। तो इस क्वेश्चन का ना राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बेस्ट स्टेटमेंट हमें जो है वो यहाँ पर टिक करनी थी। मानसून अनसर्टेनिटी क्या होता है आपका, हर साल मौसम में एक जैसा नहीं रहता है, कभी जल्दी बारिश होती है तो कभी लेट होती है, ये मतलब है आपका मानसून अनसर्टेनिटी से, है ना। तो यह जो है वो इससे जो है वो मानसून अनसर्टेनिटी से क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर प्रभावित होता है, फेस्टिवल होता है, आपका लाइवलीहुड, आपका आजीविका प्रभावित होती है। तो बाकी इन स्टेटमेंट से जो है वो ज़्यादा जो है वो ये मॉनसून अनसर्टेनिटी से रिलेटेड मुझे ये स्टेटमेंट नहीं लगी, इसीलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो इस तरीके से निग्लेक्ट करके आपको ऑप्शंस जो है वो टिक करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे फैक्ट्स जो है वो आपसे एचपीआर से कम पूछ रहा है, आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको आई होप आइडिया लग रहा होगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है आपका एचपीआर से, और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आपसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्ट पूछने के बजाय। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ ड्रेनेज सिस्टम, कि इनमें से कौन सा जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ड्रेनेज सिस्टम, सबसे पहले आप सोचिए अपने दिमाग में, ड्रेनेज सिस्टम आपका क्या होता है, सॉरी ड्रेनेज बेसिन्स क्या होता है ना। ड्रेनेज बेसिन की बात कर रहा है। तो ड्रेनेज बेसिन आपका क्या होता है, आपका जो है वो छोटी छोटी नालियाँ जो है वो होती है, नदियाँ जो होती है, वो एक बड़ी नदी में मिलती है। तो यही हमें ये अपवाह तंत्र इसे हम कहते हैं ना, ड्रेनेज बेसिन। जैसे कि आपका गंगा बेसिन हो गया, भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, इसमें छोटी छोटी इसकी सहायक नदियाँ आती हैं, नाले आती है, जो बड़ी एक नदी में मिल जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस को कि कौन सा इसमें बेस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। ये ऑप्शन है, एन एरिया वेयर देयर इज नो रिवर। भैया ऐसा तो नहीं है। ड्रेनेज बेसिन जो है वो बेसिन्स में क्या होता है कि रिवर्स का ही तो काम है आपका, यहाँ पर बोल रहा है नो रिवर, तो इसीलिए निग्लेक्ट कर दिया। ए बी ऑप्शन है, अ फ्लैट प्लेन बिटवीन रिवर। ऐसा भी नहीं होता भैया जी कि फ्लैट प्लेन को कहते हैं आपका अववाह तंत्र, नहीं। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द वाटर डिवाइड बिटवीन टू रिवर। वाटर डिवाइड बिटवीन टू रिवर, ऐसा भी नहीं है कुछ, है ना, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन, इट इज द एरिया फ्रॉम विच ऑल वाटर फ्लो इनटू अ सिंगल रिवर। यही तो मैंने आपको कहा कि ऐसा एरिया जहां पर जो है वो सारा जल एक ही नदी तंत्र में प्रभावित होता है। जैसा आपका गंगा नदी तंत्र है, गंगा रिवर बेसिन है,
जो है वो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ आती है और एक बड़ी नदी बनाती है गंगा नदी, इसे ही जो है वो आपका ड्रेनेज सिस्टम, आपका बेसिन जो है वो कहते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या हो रहा है कि एचपीआरसी में आपका टाइम जो है वो आपका ये स्टेटमेंट ले रही है, ये आपको सोचना पड़ रहा है, सभी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ रही है कि कौन सा इनमें से जो है वो नहीं है, निग्लेक्ट करने में टाइम लग जाता है। लेकिन क्वेश्चंस ये इजी है, आपको जो है वो अच्छे से पढ़ना है एक बार और निग्लेक्ट करके आंसर करना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है वो कौन सा जो है वो बेस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर लेता हूँ स्टेटमेंट पढ़ने से पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए स्टेटमेंट पढ़ने से पहले कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो है वो जो कम समय में बनते हैं, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, ये जो है वो कम समय में ये बनते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। और जबकि नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिनको ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें बनने में जो है वो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं भैया। ए ऑप्शन है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नेचुरली रीजनरेट विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम व्हेन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टिबल। भैया कह रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके रीजनरेट हो जाते हैं विद ह्यूमन लाइफ टाइम। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि ये जल्दी जो है वो ये आपके रिन्यूएबल हो जाते हैं, यानी कि रीजनरेट हो जाते हैं ये आपके ह्यूमन लाइफ टाइम में। बिल्कुल सही है ये तो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल भैया, कोल पेट्रोलियम आपका क्या है, लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है, बिल्कुल सही लग रही है स्टेटमेंट। बाकी भी पढ़ लेते हैं, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन रीजनरेट क्विकली, भैया जी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम जो है वो क्विकली रीजनरेट हो जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में तो भैया लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं आपके कोल पेट्रोलियम बनने में, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ रिमेन अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजप्शन, की जो दोनों हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, ये अनअफेक्टेड है भैया जी। जब जब कंजप्शन करेगा तो ये अनअफेक्टेड है, ये जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं भैया जी, ये खत्म हो जाएंगे अगर हम ह्यूमन जो है वो कंजप्शन ज़्यादा करेगा इनकी, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑलवेज हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई। अनलिमिटेड भैया रिन्यूएबल नहीं है, ये ध्यान रखना, अनलिमिटेड कभी नहीं है, इनको बनने में कम समय लगता है, ये ध्यान रखना। नॉन रिन्यूएबल वंस डू नॉट, ओके जी, हमेशा ध्यान रखना, रिन्यूएबल ना आपके अनलिमिटेड कभी नहीं आप कहोगे नहीं। नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन ही यही है कि जिन रिसोर्सेज को बनने में कम समय लगता है वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, ध्यान रखना। तो सारी ये बी, सी और डी स्टेटमेंट गलत है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जो है वो इसमें स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपको पढ़नी पड़ेगी एग्जाम में जो है वो स्टेटमेंट, तब आप जो है वो बेस्ट आंसर टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, कि इनमें से जो है वो पृथ्वी की भूपरपट्टी की मोटाई में भिन्नता को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। अर्थ क्रस्ट की मोटाई की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो आपकी बेस्ट जो है वो आपकी जो है वो स्टेटमेंट है। अर्थ क्रस्ट आप जानते हैं भैया, अर्थ क्रस्ट क्या होती है, आपकी अर्थ की, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को जो है वो अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये जो है वो इसकी मोटाई की बात हो रही है, तो इसकी मोटाई जो है ना वो अलग अलग होती है ना। जो है वो आपका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है आपका, द क्रस्ट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस एट ऑल लोकेशन। यूनिफॉर्म थिकनेस की बात कर रहे हैं कि एक समान जो है वो आपके अर्थ क्रस्ट की मोटाई होती है। नहीं भैया जी, कहीं अर्थ क्रस्ट जो है वो आपकी अलग अलग मोटाई इनकी होती है, कहीं पर जो है वो चौड़ी कम होती है, कहीं पर जो है वो ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है जी। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशियन क्रस्ट। मेरे भाई, जो ये अर्थ क्रस्ट होती है ना, ये दो तरीके की होती है, ये यहाँ से आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है जी, कि एक आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, एक आपकी ओशन क्रस्ट होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी जो है वो चौड़ी आपकी जो है वो ज़्यादा
थिक होती है, ज़्यादा जो है वो चौड़ी होती है, जबकि आपकी जो ओशन क्रस्ट है ना ये आपकी लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी होती है, जबकि आपकी कॉन्टिनेंट क्रस्ट आपकी 15 से लेकर आपका 30 से लेकर 70 किलोमीटर तक ये चौड़ी हो सकती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। ध्यान रखना कि दो टाइप की अर्थ क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपकी ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज़्यादा थिकर होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है 30 से 70 किलोमीटर, जबकि ज़्यादा डेंस आपकी ओशन क्रस्ट हमें देखने को मिलती है, इसीलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर सी स्टेटमेंट लिखिए ओशन क्रस्ट इज थिकर, नहीं भैया जी ओशन क्रस्ट थिकर नहीं होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिकर होती है। क्रस्ट थिकनेस रिमेन कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ऐसा भी नहीं होता है, अलग अलग जो है वो मोटाई आपकी चौड़ाई जो है वो आपकी अर्थ क्रस्ट की होती है। ध्यान रखना बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, तो आपको डिटेल से यहाँ से क्वेश्चन बना था तो आपको पता होना चाहिए थे ये टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, कि इनमें से जो है वो क्रॉप रोटेशन का जो है वो मुख्य लाभ क्या है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है मेरे भाई, क्रॉप रोटेशन होता है आपका कि अलग अलग सीजन में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाना, ये आप जानते हैं क्रॉप रोटेशन ये होता है ना। तो इनमें से जो है वो कौन सा एक मुख्य लाभ है इस क्रॉप रोटेशन को करने का, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, भैया ऐसा तो कुछ लाभ है नहीं क्रॉप रोटेशन से, है ना, आपका निगलेक्ट हो गया, कोई मतलब नहीं है इस बात का। बी ऑप्शन है इट इंक्रीज सॉइल इरोजन, इरोजन क्यों बढ़ेगी भैया आपकी क्रॉप रोटेशन से, क्रॉप रोटेशन तो अच्छा होता है, इससे जो है वो आपके संतुलन बना रहता है आपके न्यूट्रिएंट्स का आपका जो है वो मिट्टी में, तो ये तो भैया गलत बात है। सी ऑप्शन है इट प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड कंट्रोल पेस्ट्स, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि ये जो है वो न्यूट्रिएंट डिप्लेशन से ये बचाता है और पेस्ट को जो है वो ये कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूस वाटर लॉगिंग, ऐसा भी नहीं है, तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आपको ये क्लियर करना था कि क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जो है वो ये रोकता है, पेस्ट्स एंड डिजीजेस जो है वो इससे कम होती है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इससे बढ़ती है। तो इस तरीके का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। In Indian forest classification, which type of forest is most vulnerable to fire hazard during the dry season? किन भारतीय वन वर्गीकरण में शुष्क मौसम की बात हो रही है कि शुष्क मौसम के दौरान जो है वो अग्नि संकटों के प्रति किस प्रकार का वन सर्वाधिक संवेदनशील है। फॉरेस्ट से क्वेश्चन बना है आपका, तो ए ऑप्शन है आपका मैंग्रोव वन, बी ऑप्शन है पर्वतीय माउंटेन फॉरेस्ट, सी ऑप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डी ऑप्शन है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें जो है वो पतझड़ वन भी कहते हैं, है ना। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो है वो यही पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या होता है कि जब शुष्क गर्मियां होती हैं ना, पेड़ लगभग जो है वो 6 से 8 वीक तक जो है वो इन जो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, इनमें 6 से 8 वीक तक जो है वो पत्तियां गिर जाती है ना, इसीलिए इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जो पत्तियां गिर जाती है, जब वो सूख जाती है तो वो हाईली फ्लेमेबल हो जाती है, जिससे आग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये इसीलिए इस वन में ये होता है आपके पतझड़ वन में। अगर आपको ये पता होता ना कि पतझड़ वन इनमें से कौन सा होता है, तो इस अकॉर्डिंग आप जो है वो इसका आंसर सही कर देते। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट के से रिलेटेड यहाँ पे टाइप से क्वेश्चन बना है, तो आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से फॉरेस्ट के टाइप होते हैं। जैसे मैंग्रोव वन होता है, मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, जो आपके कोस्टल एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुंदरवन डेल्टाई वन है, ये आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो आपके ऊंचाई में होते हैं, जो है वो जैसे ठंडे मौसम आपके माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपके माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो ठंड होती है आपके फॉरेस्ट में, तो आग का खतरा तो यहाँ पर कम होता है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो ये जो है वो ज्यादातर वर्षा वाले क्षेत्र में ये लगते हैं, और ये जो है वो पूरी साल भर ये हरे भरे रहते हैं। तो ज्यादा हरे भरे में जो है वो आग का खतरा कम रहता है, इसीलिए आग का खतरा सबसे ज्यादा कहाँ है, पतझड़ वन में है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है वो हमें देखने को मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
हाउ डज द लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन स्पेशली इम्पैक्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कि आवास विखंडन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण जो है वो आपका कीस्टोन स्पीशीज के नष्ट होने पर जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले ये क्लियर कीजिए, या फिर आप कीस्टोन स्पीशीज को सबसे पहले जानिए कि कीस्टोन स्पीशीज आपकी नष्ट हो रही है। क्या होता है ये कीस्टोन स्पीशीज? कीस्टोन स्पीशीज ऐसी प्रजातियां होती है, ऐसी स्पीशीज होती है जिनकी संख्या कम हो सकती है, जैसे कि आपकी टाइगर हो गया, ये जो है वो इंपॉर्टेंट रोल टाइगर प्ले करता है आपके इकोसिस्टम में, जिनकी संख्या जो है वो कम होने के चांसेस है। ऐसी स्पीशीज को कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। तो वो जो है वो आपकी नष्ट हो रही है आपकी, और जिससे जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर जो है वो प्रभाव हो रहा है। किसके कारण ये नष्ट हो रही है? आपके हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि आपका बड़े बड़े जंगलों को टुकड़ों में जो है वो बंट जाते हैं, जैसे कि आपके सड़क निर्माण इसका कारण हो सकता है, बांध हो सकता है, माइनिंग हम करते हैं, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, आपके कीस्टोन स्पीशीज जो है वो आपके नष्ट हो रही है, जिससे इकोसिस्टम पर फर्क पड़ रहा है। तो विशेष रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है इट डायरेक्टली रिड्यूसेस ओवरऑल ट्री कवर, भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। बी ऑप्शन इट ओनली अफेक्ट हर्बीवोरस पॉपुलेशन, नहीं भैया अफेक्ट तो भैया सारी स्पीशीज यहाँ से हो रही है। सी ऑप्शन इट डिस्क्रप्ट्स क्रिटिकल इकोलॉजिकल इंटरेक्शन लीडिंग टू कास्केडिंग इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी, की यह महत्वपूर्ण परिस्थितियां अंतःक्रिया को बाधित करता है, जिससे जो है वो वन संरचना और विविधता पर जो है वो व्यापक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो है वो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को जो है वो ये जो है वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रही है। अभी डी ऑप्शन की बात करते हैं, इट लीड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ये तो जो है वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको समझ के आंसर करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमने यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट भी जान लिया कि क्या जो है वो चीज़ होती है। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, HP पटवारी, JVIT या फिर किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 701861 यहाँ पर आप जो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको लेटेस्ट HPRC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रिपरेशन करवाएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको जो है प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको जो है वो एक रिवीजन जो है वो अच्छे से हो सके और आपकी जो है वो सिलेक्शन पक्की हो सके आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following group of fluvial feature is correctly matched with depositional process in the river plain? कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा निर्मित स्थल रूपों का समूह नदी के मैदानी भागों में होने वाली निक्षेपण यानी कि डिपोजिशनल प्रक्रिया से सही प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी कौन सा ऐसा फ्लूवियल फीचर है जो आपका डिपोजिशन प्रक्रिया से सही प्रकार से संबंधित है। देखिए आपका जो है वो रिवर जो है ना वो दो काम करती है, एक आपका डिपोजिशनल काम करती है यानी कि निक्षेपण करती है ना, और एक आपका इरोजनल वर्क करती है यानी कि अपर्दन करती है। जैसा आपने नदियाँ जब आती है तो अपने साथ जो है वो छोटे छोटे कंकड़ रेत ले आती है, तो उसे क्या कहते हैं, इरोजनल वर्क कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, है ना। एक होता है आपका डिपोजिशनल की नदियाँ जो है वो डिपॉजिट भी करती है, जैसे आपका जो है वो मैदानों में जो है वो आपका पहाड़ों से नदियाँ जो है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है और मैदानों में डिपॉजिट करती है, ये आपने सुना होगा। तो जो आपका पहाड़ों से जो आप अपने साथ लाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, इरोजनल वर्क उसे कहते हैं। जो मैदानों में डिपॉजिट करते हैं उसे डिपोजिशनल वर्क कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही प्रकार से डिपोजिशनल वर्क के साथ जो है वो यहाँ पर रिलेटेड है। ये ऑप्शन है आपका गॉर्ज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल। देखिए वाटरफॉल से तो जो है वो आपका इरोजनल वर्क होता है मेरे भाई, इरोजनल यानी कि वाटरफॉल के साथ जो है वो सेडिमेंट्स रॉक जो है वो आगे आते हैं। ठीक है, ये तो आपका इरोजनल के साथ है, ये आपका डिपॉजिट तो है वो वाटरफॉल से नहीं होते हैं। बी ऑप्शन है आपका वी शेप्ड वैली, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक तो जो है वो आपका डिपॉजिट ही करती है, लेकिन वी शेप्ड वैली आपका क्या करती है, इरोजनल वर्क करती है, इसीलिए ये भी मैंने आपका निगलेक्ट कर दिया। सी ऑप्शन आपका सर्क,
एरेट्स और मोरेन ये भी भैया आपका इरोजनल वर्क ही करते हैं, जबकि जो आपका ये फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन्स मैंने आपको बताया मैदानों में क्या होता है, डिपॉजिट ही होते हैं। डेल्टाज आपने देखे होंगे, सुंदरवन डेल्टा, वहां पर क्या होते हैं आपके डिपॉजिट ही आपका नदी करती है। ऑक्सबो लेक में भी डिपोजिशनल वर्क ही होता है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर डीप कंसेप्ट पूछा है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि पूछ क्या रहा है असल में क्वेश्चन में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज कृष्णा रिवर मेनली फ्लो अक्रॉस द इंडियन पेनिसुला। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि जो आपका कृष्णा रिवर है ना, वो आपकी मुख्यतः किस दिशा में जो है वो प्रभावित होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। तो आपकी कृष्णा जो है ना आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ईस्ट फ्लोइंग यानी कि आपकी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जो आपकी कृष्णा नदी गिरती है। और भी कौन कौन सी नदियां है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जैसे कि गंगा हमने सुना है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ये सारी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि वेस्ट फ्लोइंग भी कुछ रिवर है जो कि आपकी अरेबियन सी में गिरती है, जैसे कि आपकी फेमस जो मैं आपको बता दूं, नर्मदा, तापी, नर्मदा और तापी। ये क्वेश्चन बनता है कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, नर्मदा है, तापी है, माही है, आपकी साबरमती है, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन नदियों से आपसे बना है, इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच चैलेंज इज मोस्ट लाइकली व्हेन इम्प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर यूज्ड। कि आपकी जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनुसूचित विधियों का उपयोग करने पर निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सबसे अधिक होने की संभावना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठा करके फ्यूचर यूज करने के लिए जो है वो स्टोर करके रखना, ये आपका क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या आती है। ए ऑप्शन है संग्रहित जल को प्रदूषित होना, कि आपका जो है वो कंटेमिनेशन ऑफ स्टोर्ड वाटर की प्रदूषित हो जाता है जल। ये बिल्कुल समस्या है, मैं मानता हूँ कि ये आपकी समस्या है। जब हम हार्वेस्ट करते हैं ना आपका वाटर को, रेन वाटर को, तो ये समस्या आती है, आपके जल जो है वो कैसा होता है, गंदा होता है, प्रदूषित होता है। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन पेस्ट अटैक, जो है वो पेस्ट अटैक भी होता है, ये भी सही बात है। सी ऑप्शन है फसलों की अत्यधिक जो है वो सिंचाई, जो है वो। डी ऑप्शन है फसल का तत्काल नष्ट हो जाना। भैया ऐसा सबसे जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी समस्या सबसे अधिक होने की संभावना मेरे भाई है, सबसे अधिक जो है वो हो सकती है। हो तो ये सारी सकती है आपके गंदे पानी से जो आपका रेन वाटर है, लेकिन सबसे ज्यादा ना आपका प्रदूषित, ये आपका बेस्ट लग रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल, कि आपका सबसे ज़्यादा ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि संग्रहित जल जो होता है कैसा होता है, प्रदूषित हो जाता है। ये तो उसके बाद की आपकी समस्या है कि जब हम इन्हें फसलों में यूज़ करेंगे, है ना, आपके उसके बाद की ये आपकी समस्या है, सिंचाई की समस्या, कीड़ों की समस्या। ठीक है, लेकिन पहली समस्या क्या होती है, जो मेन समस्या है कि जल कैसा होता है, प्रदूषित होता है। इसीलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, विच प्रोसेस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइमस्टोन इनटू मार्बल। कि लाइमस्टोन को मार्बल में बदलने के लिए कौन सी जो है वो प्रोसेस मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। आपका लाइमस्टोन से मार्बल में जो है वो बदलना है, मेटामॉर्फिज्म है, आपका लिथिफिकेशन है, वेदरिंग एंड इरोजरिंग है, या फिर डी ऑप्शन है आपका मेल्टिंग है। मेरे भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, मेटामॉर्फिज्म। बताया भी था मैंने आपको, पहला ही क्वेश्चन था आपका हमारा आज की वीडियो का, जिसमें मैंने आपको मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक होती है जिसमें हम जो है वो आपके सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, उनको जो है वो हीट और प्रेशर से जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक में बदलते हैं। जैसे कि आपका लाइमस्टोन से जो है वो आपका मार्बल में बदला जाता है, तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेटामॉर्फिज्म इसके लिए जो है वो उत्तरदायी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एचपीआर से पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून रेनफॉल एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी। की कौन सा जो है वो कौन से प्रकार की जो है वो कृषि मानसूनी वर्षा और प्राकृतिक मृदा उर्वरता पर जो है वो निर्भर करती है। ए ऑप्शन है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन है प्लांटेशन एग्रीकल्चर और डी ऑप्शन है आपका प्रिमिटिव
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, यानी कि आदिकालीन निर्वाह कृषि है। क्या होती है ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कि इसमें क्या होता है कि परिवार की आवश्यकताओं के लिए जो है वो ये आपकी एग्रीकल्चर किया जाता है, आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। इसका उद्देश्य कोई बेचना, मार्केट में बेचने का उसका कोई एम नहीं होता है, ये सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए ये की जाती है। ठीक है जी, ये सबसे ज़्यादा ये जो प्रकार की जो कृषि है ना, ये सबसे ज़्यादा आपकी मानसूनी वर्षा पर जो है वो आपकी मृदा की उर्वरता पर जो है वो ये निर्भर करती है। ठीक है जी, बाकी टाइप्स की एग्रीकल्चर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। जैसे आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है, ये आपका जो है वो कमर्शियल का मतलब है आपका प्रॉफिट के लिए एग्रीकल्चर करना, मार्केट में बेचने के लिए एग्रीकल्चर करना। ठीक है जी, बी ऑप्शन है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ऐसा एग्रीकल्चर जो आपका अधिक पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में जो है वो किया जाता है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्र पर किया जाने वाला एग्रीकल्चर इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है आपका कि एक ही प्रकार की जो क्रॉप है वो लार्ज एरिया में उगाना, जैसे कि आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये इसमें जो है वो आपका मानसूनी वर्षा और मृदा उर्वरता पर ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड बेस्ट कंजर्व्स मिनरल रिसोर्सेज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कि कृषि में उपयोग होने वाले खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। कि आपको कंजर्व क्या करना है, मिनरल रिसोर्सेज को आपको कंजर्व करना है। कौन सी इनमें से जो है वो आपकी बेस्ट आपकी जो है वो बेस्ट आपका मेथड है इनको कंजर्व करने का। ए ऑप्शन है प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सही लग रहा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है जी, बी ऑप्शन है आपका डीप प्लोइंग ऑफ फील्ड, भैया कि खेतों की गहरी खुदाई कर जुताई जो है वो करना, इससे जो है वो आपका खनिज संसाधनों के संरक्षण जो है वो ऐसा तो भैया नहीं होगा, डीप प्लोइंग से कुछ फायदा होता नहीं है। सी ऑप्शन है बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू, इससे भी बर्निंग से भी क्या ही होगा भैया, ऐसा भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है एक्सक्लूसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे ना तो आपका खनिज संसाधन जो है वो आपके इससे नष्ट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ही है। ये क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि आपका इसमें क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, आपका ऑर्गेनिक मैन्यूर हो गया, बायो फर्टिलाइजर है, उनका कैसे जो है वो आपका बैलेंस तरीके से यूज कर सकें, ये होता है आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से जो है वो हम आपके कृषि में जो है वो खनिज संसाधनों का संरक्षण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉनसून फॉर इंडिया, कि इनमें से जो है वो कौन सा भारत के लिए मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका का सबसे सटीक वर्णन जो है वो करता है। ए ऑप्शन है बिकॉज इट प्रिवेंट ड्रॉट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, कि ये जो है वो आपके सूखे को जो है वो एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में प्रिवेंट करता है। ऐसा तो भैया बिल्कुल नहीं है। सूखा भैया मॉनसून से क्या होता है, बारिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, असमान वितरण रहता है बारिश का भी, कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है, तो ये कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट करता है सूखे से। एक तरीके से सही स्टेटमेंट है। बाकी भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर सही सटीक वर्णन का बात कर रहा है ये। ठीक है, बी ऑप्शन बिकॉज इट्स अराइवल एंड विड्रॉल सिंक्रोनाइज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया, कि इससे आगमन से जो है वो पूरे कृषि, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां समकालीन होती है। देखिए हमने ना ऐसा क्वेश्चन पहले भी आज की इस वीडियो में किया है कि आपके मानसून से क्या होता है, आपका कृषि प्रभावित होती है आपकी, है ना, आपकी आजीविका प्रभावित होती है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट कॉजेज यूनिफॉर्म रेनफॉल इन ऑल रीजन, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि यूनिफॉर्म रीजन बारिश होती है आपकी पूरी ऑल ओवर रीजन में, ऐसा तो नहीं होता भैया, कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है, आप ये तो आप जानते ही है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन बिकॉज इट एंश्योर यूनिफॉर्म रेनफॉल एंड टेम्परेचर अक्रॉस इंडिया, ये भी वही बात कर रहा है। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से बेस्ट आंसर आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following characteristics best differentiates intrusive igneous rock from extrusive जो है वो igneous rock। देखिए भैया क्या होता है कि जो ये
कौन सा जो है वो इनमें से डिफरेंशिएट करता है बेस्ट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को? देखिए रॉक से ना कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है जी। रॉक को इसीलिए अच्छे से पढ़ लेना। रॉक से भी यहाँ पर क्वेश्चन बना है, आपके इग्नियस रॉक के टाइप से क्वेश्चन बना है, डिटेल में क्वेश्चन बना है, ठीक है। इग्नियस रॉक जो होती है ना वो आपकी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, एक आपकी एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक होती है। क्या होती है ये आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक? कैसे बनती है? जब आपका मैग्मा जो होता है ना, आपका इग्नियस रॉक आप जानते हैं कि मैग्मा का जब ठंडा होता है तब आपकी इग्नियस रॉक बनती है। तो जब मैग्मा जब ठंडे होने में जो है वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जब लेता है, 1000 ऑफ टाइम जो ईयर जो है वो ले लेता है, तो उस समय जो आपकी रॉक बनती है तो वो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। कौन सी बनती है? वो इंट्रूसिव वो बनती है। जब आपका बहुत जल्दी जो है वो लावा जो है वो ठंडा हो जाता है, उससे बनती है आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ध्यान रखना ये बातों को। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में आपके बड़े बड़े जो है वो आपके क्रिस्टल बनते हैं, जबकि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में आपके छोटे छोटे से जो आपके क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि रॉक्स जो है वो बनते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट आपका डिफरेंशिएट कर रहा है आपके इग्नियस और आपके जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को? अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। मिनरल कंटेंट इनमें अलग अलग है। बी ऑप्शन है क्रिस्टल साइज, सी ऑप्शन है लेयरिंग, डी ऑप्शन है कलर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में जो क्या होता है कि क्रिस्टल के साइज जो है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनमें कूलिंग टाइम अलग अलग होता है मैग्मा और लावा का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आयरन और माइनिंग एरियाज इन इंडिया आर मोस्टली इंटेंसिव लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल क्लस्टर? कि आपका आयरन और जो है वो माइनिंग एरिया जो है वो इंडिया में मोस्ट इंटेंसिव होते हैं, सर्वाधिक सघनता में जो है वो स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल क्लस्टर में हमें ये देखने को मिलते हैं? ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। यहाँ पर तो आयरन और नहीं है। खासी एंड जयंतिया, ये भी जो है वो आपका फेमस नहीं है आयरन ओर के लिए। फेमस है आपके ये एरिया झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना। सबसे ज़्यादा उड़ीसा जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, ये ध्यान रखना। उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़ भी जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। ये झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमें जो है वो आयरन ओर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पर तो आयरन ओर नहीं है। वेस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ज़्यादातर जो है वो हमें इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फॉर एयर फ्लोइंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ऑन अर्थ? कि एयर का फ्लो क्या रहता है एक रीजन से दूसरे रीजन के लिए, कि उसका मेन कारण क्या है कि एयर जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है वो फ्लो करती है? ए ऑप्शन है अर्थ रोटेशन। भैया अर्थ रोटेशन तो इसका कारण नहीं है, ठीक है, ये तो आप जानते ही। अर्थ रोटेशन से क्या मतलब है एयर का। बी ऑप्शन है डिफरेंस इन एयर प्रेशर, बिल्कुल सही। एयर प्रेशर का ही इसमें साइंस रहती है। एयर क्या करती है आप जानते हैं, विंड हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर एरिया में जो है वो जाती है, तो यही इसका कारण है डिफरेंस इन एयर प्रेशर। कहीं पर जो है वो हाई प्रेशर है एयर का, कहीं पर ज़्यादा है। एयर आपकी हायर प्रेशर से जो है वो लोअर एरिया में जाती है, लोअर प्रेशर एरिया में जाती है, तो यही जो है वो कारण है आपका एयर फ्लो का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, तो ये आपको पता होगा भी वैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन क्लाइमेट? कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जिसे कहते हैं की भूमिका को स्पष्ट करता है? कि ITCZ क्या होता है पहले ये समझिए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्या है आपका, ये आपका इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास ना, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट एरिया है, ठीक है। ये क्या होता है कि आपका ITCZ में आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि ये आपका लो प्रेशर ये आपका एरिया है, कहाँ पर है, इक्वेटर के पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एरिया है ये गर्मियों में ये उत्तर की तरफ नॉर्थ की ओर ये खिसक जाता है, और सर्दियों में जो है वो ये
साउथ की ओर जो है वो खिसक जाता है ना, क्योंकि आपका गर्मियों में जो है वो आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड भारत की ओर आती है, इसीलिए ये जो है वो नॉर्थ की ओर ये जाता है। जबकि आपका सर्दियों में ये जो है वो आपका मानसून की हवाएं जो की दिशा बदलती है, इसीलिए ये जो है वो साउथ की ओर आता है। ये कंसेप्ट ना आप पढ़ लेना ये, ठीक है। तो इसका कारण क्या है ये पूछा गया है, ठीक है जी। ए ऑप्शन है इट कंट्रोल रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड डायरेक्शन। यही तो मैंने आपको बताया कि ये जो है वो दिशाओं के उलट फेर को नियंत्रण करता है, इसी से रिलेटेड है। इसके कंसेप्ट को ना आप अच्छे से पढ़ लेना भैया, डिटेल में ये कंसेप्ट होता है, इतनी जो है वो अच्छे से आप इस कंसेप्ट को पढ़ लेना। ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशनल वेदर इन इंडिया नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर इज नोन एज अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट आपने बड़ी सुनी होगी भैया, नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर हीट चलती है, आपने सुना भी होगा, है ना। कि इसमें से जो है वो आपका पूछा गया है कि कौन सी विशेषता जो है वो अक्टूबर गर्मी के रूप में मानी जाती है ना। ए ऑप्शन है आपका ऑब्रेसिव वेदर, कष्टदायक मौसम। बी ऑप्शन है आपका ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशन। सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म इन अक्टूबर। डी ऑप्शन है सडन कोल्ड वेव इन अक्टूबर। कोल्ड वेव तो कुछ नहीं, यहाँ पर हीट लिखा है, अक्टूबर हीट, यहीं से आप समझ सकते थे कि ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशन की बात कर रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा सा जानते हैं अक्टूबर हीट की बात क्या है, कि अक्टूबर हीट क्या होता है आपका, अक्टूबर नवंबर के आसपास ना आपका कैसा टेम्परेचर होता है आपका, जो यहाँ पर लिखा है ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, हॉट कंडीशन जो है वो होती है कहाँ पर, नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो क्या होता है आपका कि रिट्रीटिंग मानसून उस टाइम होता है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वापस लौट रहा होता है। जब ये लौटता है ना वापस, इससे क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो अक्टूबर हीट महसूस होती है, गर्मी जो है वो महसूस होती है। तो ये है आपकी अक्टूबर हीट, ठीक है जी। तो ये अक्टूबर हीट किससे रिलेटेड है आपका, ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशन से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है ना। तो इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक डिजीज ओवर लार्ज एरिया। कि विशाल क्षेत्रों में फसल विशिष्ट रोगों के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए जो रोग लग रहे हैं आपके फसलों में, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी जो है वो आपकी पद्धति सर्वाधिक जो है वो लाभदायक है। ये ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग। या कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग से कुछ नहीं होता है। कॉन्टिन्यूस, अगर आप कॉन्टिन्यूस मतलब आप उगाते चलते जा रहे हो भैया, आपके जो है ना वो उतना ही ज़्यादा आपके डिजीजेज रोग जो है वो फसल में लगेंगे, इससे जो है वो नहीं फायदा होता है। बी ऑप्शन क्रॉप रोटेशन, बिल्कुल सही, क्रॉप रोटेशन आपको करनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन से आपका क्या मतलब है, क्रॉप रोटेशन होता है कि हर सीजन में अलग अलग आपको क्रॉप लगानी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है आपके कि जो है वो आपके जो फसल में जो आपके रोग लगते हैं ना, इससे जो है वो बच जाता है, मतलब ये आपका, क्योंकि क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन जो है वो अच्छा रहता है आपके कृषि करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर रिले क्रॉपिंग एक लिखा है। रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फसल कटने से पहले दूसरी बो देना, ये आपका रिले क्रॉपिंग होता है। इससे भी कुछ नहीं होता, इससे तो ज़्यादा खतरा है बल्कि आपका रोग लगने में फसल में, कि एक जो है वो पहले काटी नहीं, दूसरी आपने उगा दी, ठीक है। मोनोकल्चर है कि आपका एक क्षेत्र में एक ही प्रकार की कृषि लगाना है। अगर जो है वो आपका रोग लग गया ना तो पूरे खेत में ही लग जाएगा ऐसे तो, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन बिल्कुल सही आंसर है इसका, बी ऑप्शन, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको सोचना है, जो है वो आपको जो है वो अच्छे से जो है वो ऑप्शंस को पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, HP पटवारी JOIT, या फिर आप जो है वो होमगार्ड भर्ती HP टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 701818 86561 यहाँ पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर आप जो है हमारे HP एग्जाम अफेयर्स के ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जो है वो हमारे कोर्सेज के साथ एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर चैलेंज फेस्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, आप जानते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है आपका, कि इसमें मोस्ट चैलेंज क्या फेस कर रहे होता है आपका, चैलेंज क्या यानी कि चुनौती क्या होती है इस शिफ्टिंग जो है वो एग्रीकल्चर में क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अगर आपने नहीं सुना है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है कि एक जंगल का छोटा भाग को साफ किया जाता है ना,
और पेड़ पौधों को जलाकर जो है वो राख बनाई जाती है। पहले जो है वो जंगलों को साफ किया जाता है और वहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो काट दिए जाते हैं और उससे जो है वो उनमें जलाकर जो है वो राख बनाई जाती है। तब 2-3 वर्ष के लिए जो वो साफ की गई भूमि होती है ना, वहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है जी। 2-3 वर्ष बाद क्या होता है, जब उस मिट्टी की जो है वो उर्वरता जो है वो आपकी कम हो जाती है ना, तब वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे एरिया में चले जाते हैं और फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं आप 2-3 सालों बाद कहीं और जो है वो कृषि करने के लिए। तो ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसमें क्या चैलेंज हमें देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन देखते हैं, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। बिल्कुल नहीं भैया जी, यहाँ पर बिल्कुल लो इनिशियल जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट होती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेटर में, तो ये तो आपका गलत स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। बिल्कुल नहीं, स्किल्ड लेबर की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत होती नहीं है। सी ऑप्शन है, लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चैलेंज मुझे लगता है कि लिमिटेड क्रॉप आपकी डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है इंडिया में, है ना। तो ये आपका चैलेंज हो सकता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर में। ठीक है जी। एक्सेसिव रेनफॉल, ये आपका मेजर चैलेंज तो है नहीं। यहाँ पर रेनफॉल अच्छी है आपकी फसल के लिए, एक्सेसिव अगर हो गई तो इतना भी ये जो है वो ज़्यादा चैलेंज मुझे लगता नहीं है जितना बड़ा चैलेंज आपका लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिटी है, कि आपका जो है वो लिमिटेड है आपकी डाइवर्सिटी क्रॉप की, तो ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है ना। बाकी ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, जो मैं आपको कह रहा था, ये बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ दीज रॉक इफ फाउंड ऑन अनदर प्लेनेट वुड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ पास्ट एक्सिस्टेंस ऑफ लिक्विड वाटर। इसमें पूछा गया है कि कोई जो है वो रॉक जो है वो किसी अन्य ग्रह पर जो है वो पाई जाती है, तो वह अतीत में लिक्विड वाटर के अस्तित्व में सबसे सुदृढ़ प्रमाण प्रदान करेगी। इसमें क्या पूछा गया है आपका कि एक रॉक है, अगर वो किसी अनदर प्लैनेट में जो है वो पाई जाती है, इनमें से ऐसी कौन सी रॉक है, ये पूछा गया है। विच ऑफ दीज रॉक, कि इनमें से ऐसी कौन सी रॉक है अगर वो जो है वो दूसरे प्लैनेट में पाई जाती है ना, तो वहाँ पर जो है वो लिक्विड वाटर का वहाँ पर अस्तित्व के प्रमाण हमें जो है वो मिल सकते हैं ना। ऐसी रॉक जो है वो इनमें से कौन सी है। ठीक है जी। ये ऑप्शन है आपका कॉन्गोमिरेट, बी ऑप्शन है बेसाल्ट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है मार्बल। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ना कहाँ से बना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए एक नासा ने जो है ना वो एक, अभी आपने सुना होगा कि नासा ने क्या किया था ना, आपने मार्स में जो है वो गए थे, तो मार्स में जो है वो आपका कॉन्गोमोरेट जैसी आपकी चट्टानें जो है वो वहाँ पर जो है वो खोजी। कहाँ पर खोजी, मार्स में, मंगल ग्रह में खोजी। तो वहाँ पर जो है वो ये पाया गया है कि वहाँ पर जो है वो आपका लिक्विड वाटर, जो आपका लिक्विड वाटर के प्रमाण भी जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं। ये यहाँ पर नासा से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन ये बना है। कॉन्गोमरेट चट्टानें जो है वो मार्स में देखने को मिली है, वहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इसीलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समूहीकाश्म चट्टानें जो है वो वहाँ से देखने को मिलती है। अगर किसी ग्रह से जो है ना ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आपका वाटर भी वहाँ पर देखने को मिलेगा, चांसेस है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन ये बना है। ठीक है, तो थोड़ा आपका जो वो करंट अफेयर से भी आपको थोड़े से अवगत जो है वो रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following scenario best illustrate the impact of ocean current on climate? किन में से कौन सा जो है वो बेस्ट इलेस्ट्रेट कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट ऑन क्लाइमेट, ओशन करंट का क्लाइमेट पर जो है वो इम्पैक्ट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ओशन करंट पता होना चाहिए कि ओशन करंट क्या होता है। ओशन करंट होता है आपका कि महासागर के पानी का जो है वो कंटिन्यूस जो फ्लो होता है ना, उसे ही ओशन करंट कहते हैं। दो टाइप के ओशन करंट होते हैं, है ना, आपके वार्म होते हैं, एक आपके कोल्ड होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये भी आपको बता ही देता हूँ वार्म और कोल्ड का कंसेप्ट। गर्म पानी जब आपका वार्म, पहले आपको बताता हूँ वार्म ओशन करंट क्या होता है। जब गर्म पानी को जो है वो इक्वेटर से पोल की ओर जो है वो आपका वार्म ओशन करंट जो है वो आपका ले जाती है, किसको, इक्वेटर से पोल की ओर जो है वो ले जाती है। ठीक है जी, गर्म पानी को। इससे क्या होता है आपका कोस्टल एरिया का जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जबकि आपका कोल्ड ओशन करंट क्या होता है, ये आपके ठंडे पानी को पोल से उल्टा इक्वेटर की ओर ले जाता है। इससे कोस्टल एरिया में जो है वो ठंड हो जाती है। तो ये कंसेप्ट इसका रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अ हिल स्टेशन विद अ कोल्ड सीजन, ऐसा तो नहीं है। कोस्टल सिटी वार्म्ड बाय नियर बाय वार्म ओशन करंट, यही तो मैंने आपको बताया कि वार्म ओशन करंट से क्या होता है कि आपका कहाँ से कहाँ जाता है, आपका गर्म पानी आपका इक्वेटर से पोल की ओर जाता है। पोल में आपको कोस्टल रीजन सिटीज जो है वो देखने को मिलेगी।
या फिर आपका कोस्टल एरिया का यहाँ पर तापमान जो है वो इससे बढ़ जाता है जब इक्वेटर से पोल की तरफ जो है वो आपका जाता है। ठीक है जी, यहाँ आपके टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, गर्मी होती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन इनलैंड सिटी विद एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये इससे कोई मतलब जो है वो इनका नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट इज यूज्ड एज द प्राइमरी प्रोडक्ट बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कॉल्ड। इजी क्वेश्चन है ये तो, कि कौन सा एग्रीकल्चर जो है वो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो यूज्ड होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉल्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, ऐसी इंडस्ट्री जो अपना जो है वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त करती है, वो होती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो कौन सा जो है वो इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि कौन सा इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट है। ए ऑप्शन है राइस, बी ऑप्शन है कॉटन। बिल्कुल कॉटन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉटन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है जो है वो आपका देखने को हमें मिलता है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। What was a major environmental concern associated with ग्रीन रेवोल्यूशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था ना उस टाइम जो है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो कंसर्न हमें कौन सा मेजर देखने को मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं क्या है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या था कि आपका इसका एम था आपका खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, है ना, कि खाद्यान्न उत्पादन जो है वो बढ़े, इसीलिए जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक भी आप जानते होंगे MS स्वामीनाथन, है ना। 1966-7 के आसपास जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या हमें जो है वो चिंता जो की बात जो है वो इसमें देखने को मिली जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ए ऑप्शन है सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। बिल्कुल, क्या हुआ कि हरित क्रांति आपकी जो है वो किससे रिलेटेड है, कि खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो लोग क्या करने लगे, आपके ओवर यूज़ करने लगे फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, जिससे क्या हुआ, आपका सॉइल डिग्रेडेशन हुआ। तो ये तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट समस्या है। अभी के लिए तो ए ऑप्शन में मान के चल रहा हूँ, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ऐसा तो भैया बिल्कुल हुआ नहीं। हरित क्रांति का एम ही क्या था, आपका प्रोडक्शन को बढ़ाना। सी ऑप्शन है डिक्रीज इन फूड ग्रेन, बिल्कुल नहीं, ये तो हमने अभी पढ़ा। इंक्रीज इन ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, भैया समस्या की बात कर रहा है तो समस्या यही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से पढ़ के थोड़ा सा आंसर आपको टिक करना है, बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द फेमस एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो हाथी उत्सव आपने अगर करंट अफेयर आप पढ़ते होंगे तो ये जो है वो आपका जयपुर राजस्थान में ये मनाया जाता है, आपका हाथी उत्सव। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कैमल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका राजस्थान बीकानेर में मनाया जाता है। आपका एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, नागालैंड का फेमस है। एक आपका कोणार्क डार्क डांस फेस्टिवल है, आपका उड़ीसा का फेमस है ना। एक आपका नेहरू ट्रॉफी जो है वो बोट रेस होती है, कहाँ पे होती है बताइए, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए कि नेहरू ट्रॉफी जो है वो बोट रेस एक होती है ना, कहाँ पर वो होती है, कौन से राज्य में होती है, कौन से स्टेट में होती है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की यहाँ से जो है वो बात अब करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिसीव दी हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होती है, आपने पढ़ा है, आपके मौसिनराम में होती है, मेघालय में। पढ़ लेते ऑप्शन, लेह इन जम्मू, यहाँ पर तो सबसे कम होती है, ये तो जो है वो गलत है। वेस्टर्न कोस्ट में भी होती ही है ना। सी ऑप्शन है इंटीरियर दक्कन प्लेट्यू, ये तो भैया नहीं होती है यहाँ पर, ये तो रेन शेडो रीजन है। ठीक है, डी ऑप्शन है वेस्टर्न राजस्थान, ये भी नहीं हो सकता, राजस्थान में कम होती है, तो यहाँ पर मौसिनराम दिया ही नहीं है, तो इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने निगलेक्ट करके ये आंसर कर लिया। जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, जो ये आपका पश्चिमी तट है ना, यहाँ पर जो है वो बारिश कैसे होती है, यहाँ पर जो है वो बारिश जो है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट में जो है वो आपका बारिश जो है वो होती है, ठीक ठाक जो है वो बारिश यहाँ पर भी जो है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
Why might रेन वाटर हार्वेस्टिंग बी लेस इफेक्टिव इन एरिया विद हाई परमेबिलिटी? कि जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है कि आपका वर्षा के पानी को जो है वो आपका इकट्ठा किया जाता है ना, ताकि आपका यूज़ हो सके ये आपका, ठीक है। तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है ना वो लेस इफेक्टिव है आपके कहाँ पर, हाई परमेबिलिटी एरिया में। हाई परमेबिलिटी एरिया क्या कौन सा होता है? हाई परमेबिलिटी एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मिट्टी कैसी होती है, रेतीली होती है, जहाँ पर जो है वो पानी बहुत जल्दी जो है वो रेत में कणों में जो है वो नीचे चले जाता है, ऐसा एरिया होता है हाई परमिएबल एरिया, ठीक है। लो परमिएबल एरिया कौन सा होता है? जहाँ पर जो है वो पानी जो है वो ऊपर ही जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है सतह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हाई परमिएबल एरिया की बात कर रही है कि वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो लेस इफेक्टिव है। क्यों है ये पूछा गया है, वाई। ए ऑप्शन है यहाँ पर, वाटर स्टैग्नेट्स ऑन दी वाटर सरफेस। देखिए भैया, आपका हाई परमिएबिलिटी एरिया में ऐसा होता ही नहीं है कि आपका पृष्ठ पर जल जो है वो रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर नीचे चला जाता है पानी जल्दी से। बी ऑप्शन है, वाटर इनफिल्ट्रेट्स क्विकली रिड्यूसिंग सरफेस स्टोरेज कैपेसिटी। बिल्कुल यही होता है, यही तो मैंने आपको बताया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका बन गया, ठीक है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको आंसर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ इज बेसाल्ट डिफरेंट फ्रॉम ग्रेनाइट इन टर्म ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन्वायरमेंट? यहाँ से ना बेसाल्ट और ग्रेनाइट बड़े क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये आपके इग्नियस रॉक्स के आपके एग्जाम्पल है, अच्छे से रॉक टॉपिक को पढ़ लेना भैया, काफ़ी क्वेश्चन आपके रॉक्स से जो है वो बने हैं। तो यहाँ पर बात कर रही है कि कैसे बेसाल्ट जो है वो आपका ग्रेनाइट से अलग है, ये पूछा गया है। ये ऑप्शन है आपका, बेसाल्ट फॉर्म फ्रॉम स्लो कूलिंग डीप अंडरग्राउंड वाइल आपका ग्रेनाइट फॉर्म फ्रॉम रैपिड कूलिंग ऑन दी सरफेस। ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने आपसे बात की थी आपसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की। जो आपका ये बेसाल्ट है ना, ये आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। एक्सट्रूसिव यानी कि जिसमें जो है वो लावा मैग्मा को कूल होने में जो है वो जल्दी जो है वो कूल हो जाता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है आपका बेसाल्ट। जबकि ग्रेनाइट क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जिसमें कूलिंग टाइम जो है वो 1000 ईयर जो है वो लावा को कूल होने में लग जाते हैं। तो पूछ रहा है कि ऑप्शन में पढ़ लिए बेसाल्ट में जो है वो कैसा लगता है, कम टाइम लगता है। अब अच्छे से पढ़ना कि बेसाल्ट जो है वो आपका फॉर्म स्लो कूलिंग डीप अंडरग्राउंड वाइल ग्रेनाइट फॉर्म रैपिड कूलिंग। ये तो बिल्कुल उल्टा यहाँ पर बोल दिया कि बेसाल्ट में जो है वो कम टाइम लगता है, सॉरी स्लो कूलिंग होती है। यहाँ पर स्लो पूछा गया है कि यहाँ पर यानी कि ज़्यादा टाइम, स्लो है तो यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा कूल होने में। बेसाल्ट में ऐसा तो नहीं होता, बेसाल्ट में तो जो है वो जल्दी ज़्यादा, यानी कि एक्सट्रूसिव जो है वो जल्दी ज़्यादा आपके कूल हो जाते हैं, इसीलिए ये आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन है, बोथ बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड सेडिमेंट। ऐसा भी नहीं है, ये तो आपकी इग्नियस रॉक है। सी ऑप्शन है, बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी मेटामॉर्फिज्म ऑफ। ये भी नहीं है, मेटामॉर्फिज्म रॉक ये है ही नहीं, ये तो आपकी इग्नियस रॉक है। तो बच एक ही गया, बेसाल्ट फॉर्म फ्रॉम रैपिड कूलिंग। बिल्कुल यही तो मैंने आपको बताया। बेसाल्ट कैसी है, आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जल्दी जो है वो कूल हो जाती है। आपकी इसका लावा जो है वो मैग्मा जल्दी जो है वो कूल हो जाता है, इसी कारण ये जो है वो बनती है। तो यही यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छे से ये इग्नियस रॉक, इसके टाइप्स को जो है वो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following river delta does not represent a major mangrove area in India? मैंग्रोव एरिया कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया में जो वन होते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ये मैंने आपसे बताया था, है ना, कि कौन सी नदी डेल्टा भारत में एक प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र को जो है वो नहीं दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सारे ही नदी वाले डेल्टा दे दिए। मैंने आपको बताया कि कोस्टल एरिया है, इनमें से एक जो है वो कोस्टल एरिया जो है वो डेल्टा जो है वो नहीं बनाता है। एक नदी यहाँ पर लिखी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। क्या आप पहचान गए उस नदी को जो डेल्टा नहीं बनाती? देखिए, महानदी आपका डेल्टा बनाती है, गोदावरी आपकी डेल्टा बनाती है, कृष्णा आपकी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा आपकी क्या बनाती है, एस्चुरी को बनाती है। ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, इसीलिए कौन सा आपका राइट आंसर बन गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से अगर आप करोगे ना क्वेश्चन को, कभी गलत नहीं होगा, है ना। डेल्टा आपकी ज़्यादातर कौन बनाती है, आपकी डेल्टा आपकी जो है वो
आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो ज़्यादातर डेल्टास बनाती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे नर्मदा तापी आपकी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा आप अगर आपसे डेल्टा पूछे कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन डेल्टा है, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रबी क्रॉप। कौन से एरिया में जो है वो रबी क्रॉप जो है वो नहीं होती है। रबी क्रॉप आप जानते हैं कि रबी क्रॉप आपकी अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी क्रॉप आती है जैसे आपकी व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, चना मटर, ये सारी आपकी रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप के लिए क्या चाहिए, ज़्यादातर आपका बारिश चाहिए, है ना। आपका जो है वो पानी चाहिए रबी क्रॉप्स के लिए, है ना। जैसे आप व्हीट के लिए पानी चाहिए, तो आपका जो है वो उत्तर प्रदेश में रबी क्रॉप उगाई जाती है, पंजाब हरियाणा यहाँ पर पानी अच्छा है। केरला में लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए यहाँ पर केरला में रबी क्रॉप जो है वो नहीं, उत्पादन जो है वो प्रमुख नहीं है, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रबी नॉट पूछा गया था, तो इसीलिए यहाँ पर केरल जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से जो है वो आपको समझना है। केरल में जो है वो आपको क्या ज़्यादातर देखने को मिलता है, कोकोनट, नारियल या फिर इलायची की पहाड़ी आपने केरल में सुनी होगी, तो ये आपका ज़्यादातर केरल में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट एन अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इन अ डेवलपिंग रीजन। कि आपकी जो विच सिनेरियो को जो है वो बेस्ट इलस्ट्रेट कर रहा है, अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है जो आपके डैम लगने से जो है वो होते हैं। ए ऑप्शन है, अ रूरल विलेज गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी तो आपका पॉजिटिव हो गया ना एक तरीके से, है ना। बी ऑप्शन है, फार्मर एक्सपेंड इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज फ्लड फूड प्रोडक्शन। ऐसा भी नहीं है, ये तो आपका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो गया, नेगेटिव की बात पूछ रहा है क्वेश्चन में। सी ऑप्शन, इम्प्रूव्ड फ्लड कंट्रोल इन अ सिटी ड्यू टू रेगुलेट ड्रेनेज। ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन, अ डाउनस्ट्रीम कम्युनिटी एक्सपीरियंस लॉस ऑफ फिश कैच ड्यू टू चेंज इन रिवर फ्लो। बिल्कुल यही तो आपका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हुई कि आपका मत्स्य प्राप्ति की जो है वो हानि जो है वो होती है आपके किसानों को। तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच क्रॉप इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपका जानते हैं आपका भारत का सबसे बड़ा जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है आपकी, तो आपकी कॉटन इंडस्ट्री ही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका, कॉटन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया था, विकास सर्वाधिक संबंधित प्राय कौन सी फसल है, वस्त्र उद्योग से। वस्त्र उद्योग आप जानते हैं, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी कॉटन ही है, कॉटन से ही तो आपके वस्त्र बनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी आपकी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ईस्ट टू वेस्ट लेंथ ऑफ ग्रेटर हिमालयन रीजन। ग्रेटर हिमालयन रीजन की आपको जो है वो ईस्ट टू वेस्ट आपके लेंथ पूछी गई है। तो लेंथ आपकी कितनी है, 2400-2500 के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो 2500 यहाँ पर दिया है, 2500 किलोमीटर जो है वो आपकी लेंथ है। अगर आपसे जो है वो ऊंचाई पूछते, हाइट पूछते, तो आपके 6000 के आसपास, 6100 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है ग्रेटर हिमालयन रेंज की हाइट, ठीक है। आपके ग्रेटर हिमालयाज में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी रेंजेस आती है कुछ ग्रेटर हिमालयाज में, जैसे माउंट एवरेस्ट आती है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा आती है जो कि आपके भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, ये सारी ग्रेटर हिमालयाज में ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हिमालयाज से भी क्वेश्चन आपका बन ही गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन वर्सेस प्रिजर्वेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। किन में से कौन सा जो है वो बेस्ट इलस्ट्रेट कर रहा है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन वर्सेस प्रिजर्वेशन, इनको डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है कि क्या फर्क है इसमें कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में। देखिए कंजर्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा पहले समझिए। कंजर्वेशन होता है आपका सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि आपका रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि वो फ्यूचर के लिए जो है वो बचे। सस्टेनेबल आप वर्ड जो है वो फ्यूचर के लिए ही यूज करते हो। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, प्रिजर्वेशन का मतलब है कि नेचर को ह्यूमन जो है वो इंटरफेरेंस से जो है वो बचाना नेचर को। जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्व एरिया उसे कहते हैं ना, कि ह्यूमन की जहाँ पर इंटरफेरेंस कम हो उसे प्रिजर्व एरिया कहते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। ए ऑप्शन है प्रमोटिंग मोनोकल्चर प्लांटेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया इससे क्या रिलेशन है,
कोई रिलेशन नहीं आपका कंजर्वेशन आपका प्रिजर्वेशन से इसका। बी ऑप्शन कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन इम्प्लीमेंटिंग सिलेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मेंटेन नेचर सप्लाई वाइल प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल यही तो बात है कि आपकी क्या करना, जैव विविधता हॉटस्पॉट की रक्षा करते हेतु प्रकृति की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए चयनात्मक कार्यवंती जो है वो करना, कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन की आपका क्या करते हैं, इसमें प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को। डी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, ये सही लग रहा है हमें। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है आपका कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन एक्सेस टू ऑल फॉरेस्ट। ऐसा भी नहीं है कि भैया कि कंप्लीटली ही जो है आपका प्रोहिबिट कर देना आपके ह्यूमन को, ऐसा भी नहीं होता है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज प्रैक्टिस सीजनल माइग्रेशन टू अल्पाइन पेस्चर्स, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समुदाय अल्पाइन चरागाहों में ऋतु प्रवास करते हैं? आपका जो ये ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर लिखी है कि इनमें से कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी जो है ना वो प्रैक्टिस करती है आपकी क्या करती है आपकी जो है वो कम्युनिटीज प्रैक्टिस जो है वो सीजनल माइग्रेशन जो है वो आपकी प्रैक्टिस करती है। ए ऑप्शन है आपका संथाल मुंडा, बी ऑप्शन है गुज्जर बकरवाल, सी ऑप्शन है मीणा गढ़िया, डी ऑप्शन है भोटिया और गद्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर कौन होते हैं? जो आपके भैंस पालते हैं, जनरली उन्हें गुज्जर कहते हैं। बकरवाल जो आपके बकरियां और भैंसे पालते हैं। ये आपके लिए किसके लिए ये फेमस है आपका? ये आपका सीजनल माइग्रेशन के लिए ये जो है वो फेमस है, आपके गुज्जर और आपके बकरवाल आपने सुना भी होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following place is known as the source of ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, सोर्स पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पढ़ा भी होगा आपने। कहाँ से निकलती है? आपकी बोखरचू से नहीं निकलती है, केलांग से नहीं निकलती है, लांगछेंग से नहीं निकलती है, आपकी चेमायुंगा ग्लेशियर। कहाँ पर है ये? तिब्बत में है, ये चाइना में है ना, तिब्बत चाइना में ही हमें देखने को मिलता है चेमायुंगडंग ग्लेशियर, ठीक है जी। वहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, वॉल्यूम वाइज। ये जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है क्या नाम पड़ जाता है? जमुना नाम पड़ जाता है, और फिर ये जो है वो पद्मा मेघना में जो है वो टूट जाती है। तो इस तरीके से आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आपका जो है वो विश्व का जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी में है ये सबसे बड़ा जो है वो माजुली द्वीप। कौन से राज्य में हमें ये देखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए कि कौन से राज्य में है ये आपका माजुली द्वीप, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच मिनरल रिसोर्स इज इसेंशियल for the production of steel and has influenced the location of heavy industry in India? कि स्टील के प्रोडक्शन को जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। स्टील में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? आयरन का रहता है। यहीं से इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आयरन ओर का जो है वो मेन रोल स्टील में रहता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, टाटा आयरन स्टील प्लांट आप आप जो है सुना होगा, टाटा आयरन स्टील प्लांट कहाँ पर है? टाटा आयरन स्टील प्लांट ये आपका जमशेदपुर झारखंड में है। ऐसा क्वेश्चन भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ से रिवाइज करवा दिया। तो ये इजी क्वेश्चन था आपसे स्टील प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? देखिए आपको एक तरीके से ना आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे HPRC आपसे जियोग्राफी सेक्शन से पूछ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो है वो फैक्ट्स बिल्कुल कम कर दिए हैं आपके HPRC ने पूछना। अंडरस्टैंडिंग बेस आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपको ऐसे ही आपको अप्रोच फॉलो करनी चाहिए पढ़ते हुए भी। आपको जो है वो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, डीपली कंसेप्ट को पढ़ना है, ताकि आपसे स्टेटमेंट वाइज कोई भी क्वेश्चन पढ़े आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। आपसे ज़्यादातर जो है वो स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और आपसे जो है वो एग्जाम में टाइम का भी शॉर्टेज रहती है, तो आपको जो है वो अच्छे से सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आप जो है वो जल्दी से एक बार पढ़कर ही स्टेटमेंट को निगलेक्ट करो और जो है वो सही करो बेस्ट स्टेटमेंट को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर? गोल्डन क्वाड्रिलेटर का आपने नाम सुना होगा अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी कभी, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर आपने जानते हैं कि आपका जो है वो जोड़ता है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है आपका? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये आपका जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा ये भारत का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ये था। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ये शुरू हुआ था। इसका एम क्या था इस प्रोजेक्ट का? ये था आपका
आपके जो 4 प्रमुख महानगर हैं इंडिया में, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इसको जोड़ने का काम आपका ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये प्रोजेक्ट करता है। सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है, भारत का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन दी 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट प्राइमरीली कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट हो गया, एक आपका बेसाल्ट हो गया, ये इग्नियस रॉक के टाइप है। देखिए यहाँ से ना बड़े क्वेश्चन मैंने आपके आज की ही वीडियो में देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लेना रॉक कंसेप्ट को। ये आपका ग्रेनाइट जो है वो, ग्रेनाइट में इनमें से कौन सा प्राइमरी कंपोनेंट जो है वो ग्रेनाइट का नहीं है। माइका बिल्कुल कंपोनेंट है। आपका जो ये फेल्डस्पार है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक जो है वो यही है फेल्डस्पार। सी ऑप्शन है। क्वार्ट्ज ये भी है, जबकि आपका ये फाइरोक्सिन जो है वो ये कंपोनेंट नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का पूछा गया था, नॉट पूछा गया था, नॉट, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई इज द डेवलपमेंट ऑफ रूरल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर। कि जो रूरल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपका इंटरनेट हो गया, मोबाइल है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके फार्मर के लिए। ए ऑप्शन है, इट हेल्प फार्मर गेट मार्केट प्राइस एंड वेदर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल इससे आपके मार्केट प्राइजेज, कि क्या प्राइजेज चले हैं आजकल मार्केट में, क्या आपका वेदर कैसा है आपका, इससे पता चल सकता है फार्मर को, ये फायदा तो मुझे लगता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। इट फोर्सेज फार्मर टू यूज जो है वो पेस्टिसाइड। इससे जो है वो फार्मर जो है वो पेस्टिसाइड के यूज को जो है वो फोर्स करेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों होगा, आपके जो है वो इन चीज़ों से आपको जो है वो क्यों ही फोर्स होगा जो है वो फार्मर, ये तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन, इट इंक्रीज फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर भी क्यों ही इंक्रीज होगी आपकी रूरल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इसका। डी ऑप्शन, इट रिड्यूस द नीड फॉर इरिगेशन से, तो इसका दूर दूर से नाता ही नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पे इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, झूम कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, हम जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, पूछा गया है कि मेनली प्रैक्टिस इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, ये मैं आपके लिए ना होमवर्क क्वेश्चन आज के लिए रख देता हूँ कि आपका जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर है ना, ये आपका कौन से टाइप का जो है वो फार्मिंग सिस्टम है। ये आपका कमर्शियल है। कमर्शियल आप जानते हैं भैया, कमर्शियल क्या होता है, जो आपका मार्केट के लिए बेचने के लिए जो फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है ना, वो आपका कमर्शियल फार्मिंग होती है। मिक्स्ड फार्मिंग है ये, या फिर आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, या फिर आपकी इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो है वो ये फार्मिंग है। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि क्या क्या ये होते हैं। तो आइए, आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि झूम जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर है, ये आपका कौन से टाइप की फार्मिंग सिस्टम है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमें आज की क्लास में जो है वो डिस्कस किए। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके जी, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के एग्जाम्स की, तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं 7018186561। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक हेल्प हो सके, आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, और आपको जो है वो एग्जाम क्लियर करने में एक जो है वो हेल्प हो सके। ओके जी, तो ऐसी ही वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को भी जो है वो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से जो है वो हेल्प हो सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।